हेलो एंड वेलकम द क्रेव पॉडकास्टिंग। तो आज मैं लेके आई हूँ अपने साथ मिस्टर राहुल शर्मा को और मुझे इनको इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है। नमस्कार सभी को और स्वागत है आपका द क्रेव पॉडकास्टिंग में। आप लोगों ने इनको देखा ही होगा प्रैंक करते हुए, लेकिन मैं अभी आपसे जानना चाहती हूँ आप ये प्रैंक आपको करना है, ये कैसे आपके माइंड में आया? और स्टार्टिंग में मतलब ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि मैं भी यूट्यूब वगैरह देखता था 2014-15 में, तो तब से लगा थोड़ा सा, क्योंकि हमारे लिए तो उसी टाइम पे वो टीवी हुआ करता था कि अगर कोई यूट्यूब पे आ रहा है तो समझो वही टीवी है। उस टाइम बहुत फेमस था, तो मन था कि ऐसे ही, क्योंकि हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं तो बातचीत करने में तो थे ही माहिर, तो मैंने कहा चलो एक बार यूट्यूब पे भी करते हैं। एक दो वीडियो के लिए ट्राई करने का सोचा मैंने, तो बस उसमें करते करते पहली दूसरी वीडियो, पहला प्रैंक की जो मैंने किया था वही मेरा 2 लाख चला गया था, तो फिर मैंने कहा चलो प्रैंक ही करेंगे फिर। तो मतलब आपकी ये कोई ऐसे हॉबी वगैरह नहीं थी कि कैमरा फेस करना है या कुछ भी, कि एक शौक होता है अंदर से, बस ये आपने जस्ट ऐसे स्टार्ट किया? हाँ नहीं, कैमरा फेस का था ना, कि मतलब ये था कि मुझे एक बार कैमरे के सामने आके कुछ अपनी वीडियो डालनी है जो यूट्यूब पे चली जाए, तो 10 लोगों को दिखा दो कि हाँ देखो मेरी यूट्यूब पे वीडियो आ रखी है, बस वो था थोड़ा सा। तो जैसे आपकी फर्स्ट वीडियो ही काफी अच्छे व्यूज पे गई थी, तो उसके बाद किसी ने आपको ऐसे पहचाना, अरे राहुल शर्मा वो ये ऐसे करके, मतलब फेमस एक तरह को लगा हो आपको कि यार मैं तो फेमस हो गया? नहीं, पहली वीडियो के बाद तो वैसे तो पब्लिक नहीं मिली थी, क्योंकि शुरू में क्या था कि हम लोग डेली शूट करते थे, तो पहली वीडियो के बाद तो नहीं मिले थे। लेकिन हाँ, जब मेरे हिसाब से जब मेरी तीसरी चौथी वीडियो आई थी जो वायरल हुई थी अच्छी खासी, वो 5-6 लाख गई थी, उसके बाद कुछ लोग मिलने लगे थे, तो फिर लगा कि हाँ इसमें है कुछ सेलिब्रिटी वाला फील आएगा, तो मैं रेगुलर करते हैं इसको। तो अभी आप जैसे सिर्फ एक प्रैंक ही कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या आप प्लान कर रहे हैं? मतलब नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, कुछ नया यूनिक? मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैंने तुम्हें देखा पॉडकास्टिंग करते हुए, तो अगर ये पॉडकास्टिंग तुम्हारी भी चल गई बढ़िया, तो मैं पॉडकास्ट शुरू कर दूंगा। मैं तो बस ट्राई कर रही हूँ, अब मुझे नहीं पता ये कैसा चलेगा कैसा नहीं। नहीं सब अच्छा जाएगा। ये कि जो मेरे अपने लोग हैं मैंने उनको ही इनवाइट किया है, क्योंकि अभी किसी और को बुलाना ये सब तो मेरे बस का नहीं है। तो मैंने कहा जो मेरे अपने लोग हैं जिनके साथ मैं काम करती आई हूँ, तो मैं सिर्फ अभी उनको ही इनवाइट करूँ, इसलिए मैंने आज आपको इनवाइट किया। और थैंक यू कि आप आए इतनी दूर से। नहीं थैंक यू की क्या बात है यार, देख हम लोग पहले से टीम में साथ में, मैं बता दूं स्मृति, हम लोग पहले काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं, साथ में काम कर रहे हैं। और रही बात मेरे काम करने की, तो प्रैंक के अलावा हम लोग वाइन्स वगैरह स्टोरी शूट जो छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज होती हैं उन पे भी काम करते हैं। और इसके अलावा और भी प्लान मेरे पॉडकास्ट का था, लेकिन कुछ अलग तरीके का पॉडकास्ट, मतलब अच्छा। नॉर्मल ये 1-on-1 वाला भी, लेकिन उसमें स्टोरीज अलग टाइप की होंगी, मतलब लाइफ जर्नी तो हर कोई बताते ही ये चीज़ें, तो और भी है प्लानिंग, लेकिन उन सब के लिए पैसा लगता है, तो थोड़ा उसी का जुगाड़ कर रहे हैं। तो आप जैसे अब यूट्यूबर बन चुके हो, मतलब यूट्यूबर ही हो आप, तो हाँ। आपको इसमें क्या इंस्पायर करता है? मुझे सबसे बड़ी बात पता क्या लगती है कि जब मैंने शुरू किया था और मेरे चैनल पे व्यूज़ अच्छे खासे आने लगे थे, तो उस टाइम पे इतने ज़्यादा यूट्यूबर्स हुआ नहीं करते थे, प्रैंक ज़्यादा लोग करते नहीं थे। तो मुझे देख देख के जो नए नए लोग आए, क्योंकि आज की डेट में देखोगे कि मेरे हिसाब से यूथ ना 50% यूथ इसी के ऊपर डिपेंड है, खासतौर से जितना मैं अपने नोन वालों को जानता हूँ। तो उससे क्या है कि हमें देख देख के लोग और जो ज़्यादा जो सीखते हैं और इंस्पायर होते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ लगती है। और फिर ऑब्वियस सी बात है कि राह चलते रोड पे अगर कोई मिलता है, कोई बोलता भी फैन है, तो वो तो एक अलग ही मज़ा आता है उसमें। खैर पैसा और वो सब चीज़ें तो बाद की बातें हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग चीज़ लगती है कि हमें देख के कोई सीख रहा है। अगर आपने किसको देख के सीखा, मतलब आप किसको इंस्पायर होते हैं, आप किससे होते हैं इंस्पायर? मतलब मैंने स्टार्टिंग जब मैंने करी थी तो ऐसा किसी को देख के नहीं कि यार ये बंदा कर रहा है इसलिए मैंने करी थी। हालांकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता था, वीडियोस वगैरह जो रैंडम देखता था, ऐसा किसी का इंडिविजुअली फ़ैन नहीं था। लेकिन हाँ, जब इस फील्ड में आ गया था, जानने लगा कि हाँ यूट्यूबर्स ये होते हैं भाई, प्रैंक कैटेगरी वाइन्स भी होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसमें मैं भुवन माम की वीडियोस देखता था। हाँ। तो वो मेरे को बंदा एक शुरू से ही लगता था कि हाँ टैलेंटेड बंदा है, और आज तो वो ऐसे अच्छे मुकाम पर है, जो मतलब एक होता है ना हमारे जैसे लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन है। तो ये कह सकते हो कि हाँ उनका फ़ैन मैं बना था बाद में, यूट्यूब पे आने के बाद। उनका फ़ैन अभी भी हूँ। अगर आप यूट्यूबर नहीं बनते तो ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें आप ट्राई करते हैं? इसके अलावा मार्केटिंग में माहिर था मैं थोड़ा सा, मैंने बताया ना, क्योंकि हर जगह क्या बातें ही चलती हैं, मार्केटिंग भी ऐसी फील्ड है वहाँ बातें ज़्यादा चलती है। और मैं मार्केटिंग लाइन से था पहले, रियल एस्टेट में मैं मार्केटिंग में, जो सेल्स एंड मार्केटिंग में था, तो शायद मैं उसी में ही रहता फिर मैं, अगर तो इसमें नहीं मतलब होता। आप यूट्यूबर होने से पहले आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो एकदम चेंज रहा है? हाँ, मतलब यहाँ सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ नहीं है? मैंने ट्राई बहुत सारी चीज़ें करी हैं। मैंने ना स्टार्टिंग में मैंने कॉल सेंटर में जॉब करी थी,
उसके बाद फिर कॉल सेंटर में ही अलग अलग बहुत सारी कंपनीज हैं, कोई इंश्योरेंस वाली लाइन है, उस लाइन में मैंने काम किया था। और ये था कि उनमें मेरे सब में काम बहुत अच्छा चला था, या तो किस्मत समझ लो या जो ये समझ लो कि मैं मोल्ड करने में लोगों को माहिर था, तो वहाँ काम अच्छा चला था। रियल एस्टेट में तो मेरा बहुत ही अच्छा काम चला था। उसके बाद फिर मैंने लेदर शूज़ वगैरह की भी शॉप खोली थी अपनी दोस्त के साथ मिलकर, मेरा दोस्त था अभिषेक, उसके साथ। फिर मैं इसमें आया था यूट्यूब लाइन में बाद में। ओके, तो अभी जैसे आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज भी अच्छे आते हैं, आपकी फैन फॉलोइंग भी है, कभी ऐसा हुआ है कि कुछ कमेंट्स आपने पढ़े हो वो नेगेटिव कमेंट्स हैं, तो आप उन पे कैसा रिएक्ट करते हो? नहीं, मैं कभी भी ना, मैंने हालांकि बहुत से लोगों को देखा जो नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के एक होता है ना अपने आप को लो फील करते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं कि यार इसने ऐसा बोला है, वो चीज़ें। मेरा क्या था, शुरू से मैं ना इनको हंसी मजाक में लेता था सबको, और नेगेटिव तो कभी हुआ ही नहीं। मैं जितने नेगेटिव कमेंट देखे, हाँ हालांकि मैं कभी कभार हंसी मजाक करने के लिए रिप्लाई भी कर देता हूँ उनके, बात भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन उनसे कभी ये नहीं होता कि यार बुरा लग रहा है, इसने ऐसा कैसे बोल दिया, उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देते बिल्कुल। और अगर कोई बहुत अच्छा कमेंट करे तो भी ध्यान नहीं देते तो नहीं, तब भी देखो एप्रिशिएशन मिलता है तो वो अच्छा लगता है। एप्रिशिएशन कहीं से मिलेगा ना, जरूरी नहीं कमेंट में मिले, सामने से कोई आके बोलता है वो भी अच्छा लगता है। लेकिन हाँ ये कि ये हमारी फील्ड ऐसी है कि यहाँ आपको ना नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी आपको बहुत ज़्यादा। तो नेगेटिव पे भी ध्यान नहीं देते, और बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है तो उसको रख लो, ठीक है, लेकिन उसमें ये नहीं कि हम लेके हवा में उड़ने लग जाए कि यार लोग तुम्हें तारीफ करें, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो इसलिए मैंने उसको बोला कि उन चीज़ों को भी ज़्यादा दिल पे मत लगाओ। ओके, तो अभी तक का आपका बेस्ट कमेंट कौन सा है? जितनी भी आपने वीडियोस अपलोड की हैं उन सब में से कोई एक ऐसा कमेंट की आपको आज तक याद? कमेंट तो ऐसे काफ़ी सारे होंगे, ऐसे इंडिविजुअली मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाला कमेंट बढ़िया था या क्या था, लेकिन कमेंट एक मैसेज था, मतलब बंदे का मैसेज क्या था, एक मेरी टीम में बंदा था, उसके भी अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे साथ में। तो जैसे इंस्टाग्राम पे लोग हमें मैसेज वगैरह करते थे स्टार्टिंग में, तो जैसे कि मेरा पहले इंस्टाग्राम कोई और देखता था, तो जब उस बंदे ने मेरे को बताया कि भैया ऐसे करके एक बंदा है, वो मैं जगह भूल गया, शायद झांसी था या ग्वालियर था, एमपी में था कहीं, वो वहाँ से बंदा अपने घर वालों को बिना बताए वो छोड़ के मुझसे मिलने के लिए चला गया था, और यहाँ रेलवे स्टेशन पे आके अपनी फ़ोटोज़ वगैरह डाल रहा था, शायद निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे आके कि भैया मुझे मिलना है आपसे ऐसे करके। फिर उससे मैं मिला भी था, मैंने एक व्लॉग बनाया था उसका। तो वो ज़्यादा एक बुरा भी कह सकते हो कि बुरा भी लग रहा था। मैंने फिर उसके घर वालों से बात करी थी, मैं कहा यार ऐसी चीज़ें मत किया करो, तो वो कह सकते हो, तो याद है मतलब मेरे को। और अभी तक की आपकी बेस्ट वीडियो? बेस्ट वीडियो तो मेरी बहुत सारी है मतलब जो मेरे को लगता है क्योंकि मुझे ना जो हम रैंडम पब्लिक पे जाके जो प्रैंक करते हैं वो मुझे सब में ही मज़ा आता है, मुझे वो करने में ही बहुत मज़ा आता है। तो जो मैं पहले DU टाइम पे जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वहाँ रोड है, एक मेन रोड है जहाँ से, उसी पे मैं प्रैंक करता था। तो वहाँ जो मैंने शूट करे ना वो मुझे सबसे ज़्यादा मेमोरेबल है, कि मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक अभी आपने बात बोली कि आप रैंडम लोगों पे प्रैंक करते हो, आप अभी भी वही करते हो, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप किसी आर्टिस्ट को बुलाते हो, तो एक आर्टिस्ट में और एक इन्फ्लुएंसर में क्या डिफरेंस है? नहीं, मुझे जो लगता है, अब ये पता नहीं ना, मैं कुछ ऐसी आर्टिस्ट से कोई लेना देना नहीं। इन्फ्लुएंसर्स का क्या होता है ना कि वो उनको सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं है। अभी जैसे आपको यही करना है, आपका कोई अदर बिजनेस नहीं है अभी साथ में। लेकिन एक जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? नहीं देखो, आर्टिस्ट जो है ना, मैं बताऊं, कोई भी चीज़ें जो जैसा मुझे लगता है कि जो कोई एक्टर है, कोई भी आर्टिस्ट है, वो अपनी चीज़ ना एक पर्टिकुलर चीज़ पकड़ के चलता है, हाँ। कि मुझे चीज़ करनी है, और वो वही चीज़ वो दिल से करता रहता है। इन्फ्लुएंसर क्या है, डामाडोल होते हैं जैसे भी मैंने क्या व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया, तो मुझे लगता है कि व्लॉगिंग चलेगी तो व्लॉगिंग करने लग जाऊंगा। बाकी के इन्फ्लुएंसर्स नथिंग पर्सनल। हाँ यार, कोई बुरा मत मानना, इस चीज़ का मैं किसी के लिए नहीं कहा, मैं अपने लिए भी ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखो टाइम है, समय के साथ बदलना पड़ता है। जो उस टाइम पे 2015-16 में प्रैंक चलते थे, वो आज की डेट में नहीं चलते, अब हमें कुछ और चीज़ स्विच करनी पड़ेगी। तो इन्फ्लुएंसर्स में यही डिफरेंस है कि वो स्विच कर जाते हैं। आर्टिस्ट को जो एक कला है, सपोज कोई स्केच आर्टिस्ट, तो वो वही करता आ रहा होगा 2016 में, आज भी वही कर रहा होगा। कोई एक ऐसा स्पेशल जिसके साथ आप शूट करना चाहते हो, मुझे छोड़कर? ना, तो वो तो मेरा हो गया ना पूरा मैं सोच रहा था स्मृति के पॉडकास्ट में कब जाऊंगा, तो वो तो हो गया पूरा। तो वैसे तो पता नहीं, लोगों को पता नहीं पता, मेरा शाहरुख खान फेवरेट है, तो मेरा मन था कि मैं शाहरुख खान सर के साथ मतलब एक वीडियो ज़रूर करूं। हालांकि मैं उनसे वैसे पर्सनली नहीं मिला, मैं गया उनके एक दो बार, कोई मूवी प्रमोशन थी तब मैं गया था, तब मैंने वो फ़ोटो क्लिक नहीं कराई, क्योंकि मेरा ये था कि भाई जब भी मैं जाऊँगा वीडियो ही शूट करूँगा मैं जाके।
और अगर एक दिन के लिए आपको बोला जाए कि आपको राहुल शर्मा नहीं कुछ और बनना है तो आप कौन बनोगे सीएम को छोड़ के? तो पीएम बन जाऊंगा। सीएम तो वैसे भी छोटे होता है ना पीएम के आगे। हाँ ये बात भी ठीक है। नहीं, लेकिन मैं जो हूँ मैं वैसे ही रहना पसंद करूँगा। मुझे चाहे कोई भी हो, एक दिन के लिए आप मुझे प्राइम मिनिस्टर भी बनाना चाहोगे, मैं वो भी नहीं बनूंगा। जैसा हूँ मैं वही ठीक हूँ। और कुछ ऐसा जो आपको लगा हो कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, तो आप उन चीजों को कैसे डील करते हो? जैसे अभी सोशल मीडिया पे भी आपका कुछ हो गया था, पेज को लेकर कुछ इश्यूज हो गए थे, तो आपने उन चीजों को कैसे डील किया? मैंने मतलब शुरू से ये देखा है, मतलब स्टार्टिंग से कि मैं जो भी कोई काम करता आ रहा हूँ, चाहे मैं रियल एस्टेट में था और सेल्स में था, इंश्योरेंस लाइन में था, तो हमारा क्या था कि मैंने शुरू से देखा कि हम किसी भी एक चीज़ के अगर पीछे पड़ जाते हैं ना, करते रहो उसको, बार बार करते रहो। ठीक है, बीच में चीज़ें खराब भी होती हैं, बहुत सारे आजकल तो बहुत सारे चैनल वगैरह ये भी होने लगे कि बहुत से लोग हैक कर लेते हैं सब चीज़ें, तो उनसे क्या है मैं छोड़ देता हूँ उनको। मैं उस पर ज़्यादा ये नहीं कि उसके पीछे पड़े रहो। अभी मेरा पीछे एक और चैनल अभी था जो नया मैंने बनाया था, तो वो भी चैनल हट गया था, वो मैं छोड़ के फिर से नया बना लिया, कोई बात नहीं। क्योंकि एक होता है ना जो भी हम काम करते हैं, ये हमारी कला है कि भाई मैं बात करने में माहिर हूँ या मैं प्रैंक करने में माहिर हूँ, तो ये तो मेरे से कोई छीन ही नहीं सकता ना। यूट्यूब चैनल छीन सकता है, छीन लो, मैं दूसरा बना लूंगा। तो फिर आप उसको ग्रो कैसे करते हो? लाइक आप कोई प्रमोशंस लगाते हो? नहीं, प्रमोशंस मैंने आज तक खुद की, देखो पर्सनली मैं, ये हो सकता है कि मैं आपसे बोल दूं या मेरे साथ का कोई बंदा है मैं उससे बोल दूं भाई प्रमोट कर दे इंस्टाग्राम पे, वो एक स्टोरी डाल दे, वो ठीक। लेकिन मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि भाई मेरे पेड प्रमोशन लगा दो। मुझे तो, मैंने तो कभी लगाई नहीं है। टीम में हो सकता है कभी बाई चांस कभी लगाई हो, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अपनी 100% गारंटी कि मैंने कभी कोई पेड प्रमोशन भी नहीं चलाई और ना मैं इन सब में बिलीव करता। क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे मान लो सपोज आज यही वीडियो है, अगर आज आपने ये वीडियो पेड प्रमोशन करके लगा भी दी, आपके पास 1-2 लाख व्यूज या सब्सक्राइबर आ भी गए, तो अब उन 2 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए आप अगला क्या लेके आओगे? आप तो वही हो ना, मतलब आपके जानने वाला, मेरे जहाँ जो भी बंदे हैं, पॉडकास्ट तो वही आने वाला है भाई। ऐसा तो है नहीं कि कल को आप पेड प्रमोशन लगा के आप शाहरुख खान को ला के बैठा दोगे तो फायदा हो जाएगा उससे कुछ। तो अपनी मेहनत से करो जो होगा। इन सब में मेरे हिसाब से बिलीव करना रखना भी नहीं चाहिए। और जैसे आप काफी ब्रांड्स के साथ भी काम कर चुके हो, उनके साथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ब्रांड्स के साथ मिक्स रहा है, मतलब मैं सही बताऊं, हालांकि मैं सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं ना सोशल मीडिया पे लोगों पर भरोसा नहीं करता, कि खासतौर से ब्रांड्स पे। कि ऐसा नहीं, ब्रांड्स बहुत से अच्छे भी होते हैं, पैसा भी देते हैं तो अच्छे ही हैं, लेकिन सभी जो पैसा देते हैं वो अच्छे नहीं होते, मिक्स होते हैं। मतलब होता क्या है ना कि ये फील्ड ऐसी है कि यहाँ आज अगर आप चल रहे हो, आप उठ रहे हो, तो ब्रांड आपके पीछे पड़ जाएगा, और जैसे ही कोई दूसरा इन्फ्लुएंसर उठेगा ब्रांड उधर चला जाएगा। यहाँ लॉयल्टी नाम की चीज़ें बहुत कम है हमारी फील्ड में। और ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है आपका, कि जिससे आपको लगे कि यार ये मुझे करना था, एक तरह से आपका वो गोल अचीव हो गया? लाइफ में सेट तो नहीं होता, लेकिन एक ये होता है कि हाँ ये मेरी अचीवमेंट है, जो अचीव हो गया या करना है अभी, जो वो भी करना है, ड्रीम प्रोजेक्ट। ये था जब बीच में प्रैंक्स वगैरह बहुत डाउन हुए थे, तो काफ़ी लोग मेरे साथ के बोलते थे कि यार प्रैंक डाउन हो गए, कुछ और चीज़ें ट्राई कर ले, वो कर ले, इसको छोड़ दे, बंद कर दे। इवन मेरे टीम के लोगों ने, जो मेरे पुराने पार्टनर्स हैं, सभी ने बोला था। तो मेरा एक शुरू से एक सपना था, पता नहीं पूरा होगा नहीं होगा अब तो, लेकिन था क्या कि जब मैं प्रैंक्स लाइन में आया था ना, जब हम लोग अच्छे खासे वायरल हुए थे, तो मुझसे कुछ पुराने लोग थे जिनके मतलब सब्सक्राइबर बेस कम था, लेकिन वो लोग, आपने देखा होगा यूट्यूब का फैन फेस्ट होता है हर साल, तो वहाँ आज तक कभी किसी प्रैंकस्टर को नहीं बुलाया गया ऐसा, प्रैंक्स मतलब इंडिविजुअली उसको। तो मेरा उस टाइम से और अभी भी वही सपना है कि मेरे को एक बार यूट्यूब फैन फेस्ट में जाना है एज अ प्रैंकस्टर। बुला लो यार। हाँ, बुला लिया करो यार, हम भी बड़ी मेहनत करते हैं। आपने कभी रियलिटी शोज वगैरह में ट्राई नहीं किया, या आपको कभी वहाँ से इनविटेशन नहीं आया? रियलिटी शोज तो नहीं, ये आते हैं ना, ये सब क्या होता है, बिग बॉस हो गया या रोडी, मतलब रोडीज में तो आप नहीं उसके लिए फिर, लेकिन बिग बॉस वगैरह में देखो 2 चीज़ें, या तो आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, वो मैं भी इतना हूँ नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लर्निंग फेज है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा आगे सीखने के लिए, क्योंकि इंसान सीखता है, ज़रूरी मैटर नहीं करता कि आप 5 साल 6 साल कितने साल आपको इंडस्ट्री में हो गया है, सीखने का तो कभी टाइम खत्म नहीं होता। तो टैलेंटेड हो या तो बहुत ज़्यादा, या फिर मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आपको चुतिया पाता हो, तो ही आप बिग बॉस ऐसी चीज़ों में जा सकते हो। तो मुझे लगता है मैं दोनों में से भी मैं नहीं कर पाता। पहले वाले की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा और टैलेंटेड हो जाऊँ तो वहाँ चला जाऊँगा, लेकिन हाँ आजकल देखा होगा आपने, ऐसा नहीं है, बहुत आसान है बिग बॉस में जाना, बहुत आसान है मैं कहूँगा। हाँ। मैं आपको 10 आइडियाज़ दे दूंगा, नहीं ऐसा वड़ा पाव भी कह सकते हो, हाँ, क्योंकि लड़की जो काम करती है वो मेहनत उसकी अपनी है, ठीक है, लेकिन जो उसकी जो जिस वजह से वो जिस तरीके से वायरल हुई है ना, उसको मैं चुतियाप कहता हूँ मैं, सिंपल सी बात है, उसमें कोई टैलेंट है ही नहीं।
वड़ा पाव ठीक है आप बेच रहे हो, वो आपकी मेहनत है, उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि भाई बुरा मान जाए कि लड़की को ऐसे कैसे बोल दिया, वो तो ऑब्वियस बात है, लड़की छोड़ो, मुझसे मैं करूँ 1000 गुना तादाद होगी लड़कों की जो मेहनत करते होंगे इतनी ज़्यादा, लेकिन वो लोग क्यों नहीं पहुँचे? क्योंकि उन्होंने वो चुतियाब नहीं किया। मैं आज आपको 10 तरीके बता दूंगा कि आप बिग बॉस में कैसे जाने वाले हो, अगले साल मैं गारंटी से लिख के दूँ, बिग बॉस में नहीं जाओगे तो वायरल जरूर हो जाओगे, ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन वो मैं नहीं कर सकता, मेरा मतलब कह दो मेरा ज़मीर अलाउ नहीं करता भाई ये सब चीज़ें करने की। मुझे पसंद नहीं है किसी से लड़ाई झगड़े गाली गलौज करके रोड पे वायरल हो जाओ, ये सब चीज़ें करो। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पता चला कि मतलब एक अपनी थॉट बता रहा हूँ मैं ऐसा। और जो अभी अपकमिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं या सोशल मीडिया पे जो भी आते हैं, अब अपना एक तरह से करियर अपने सोशल मीडिया पे ही बना रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनको क्या अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको क्या एडवाइस दोगे? मैं यही दूंगा कि जो आपके स्टार्टिंग से अगर साथ में कोई चल रहा है, आप अपनी मेहनत तो करते रहो, ये अलग चीज़ है, लेकिन ये ऐसी फील्ड है कि यहाँ सिर्फ आपकी मेहनत काम नहीं करने वाली। ऐसा नहीं कि आप कहोगे मैं बहुत अच्छे प्रैंक कर लेता हूँ, तो फिर आप आज की डेट में तो वायरल होना बड़ा मुश्किल है अगर आप टैलेंट के दम पे जाने वाले हो तो आपके हिसाब से फिर कितना हमें टाइम देना चाहिए एक यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पे कि एक तरह से नेम और फेम दोनों मिलना स्टार्ट हो? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना, हम वीडियोस बनाते हैं, हम शूट करते हैं, मोस्टली कोलैबोरेशन में बुलाते हैं, हमें भी बुलाते हैं, हम भी आगे किसी को कोलैबोरेशन में बुलाते हैं, कहते हैं कि नहीं अभी फेमस नहीं हुआ, तो इन सब में कितना टाइम लगता है? अच्छा, यहाँ तक पहुँचने में वैसे टाइम का हिसाब से मतलब एक यूट्यूब पे कितना हमें टाइम देना चाहिए? देखो टाइम तो डिपेंड कर, देखो जैसे अगर मेरी कैटेगरी प्रैंक्स है तो मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा टाइम, क्योंकि ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपने आप को चीज़ों को ऑब्जर्व करो। आप जैसे मैं हूँ, अगर मैं किसी को, जैसे मैंने बूमर राम को बताया, मैं उसकी वीडियोस देख के ऑब्जर्व करता हूँ कि बंदा क्या क्या, भले ही उन्होंने स्क्रिप्टिंग कर रखी है पहले से, लेकिन क्या क्या पंचलाइन बोल रहा है वो चीज़ें मैं ऑब्जर्व करता हूँ खाली। तो इसमें आपको टाइम देने की बात नहीं, वो तो आप कहीं भी, आप मैं कह रहा हूँ आप पार्टी करने भी जा रहे हो, 10 लोगों में बैठे हो ना वहाँ जाके, वो चीज़ें आप आपस में ऑब्जर्व कर सकते हो। ये है इंटरटेनमेंट सेक्टर वालों के लिए मैं बता रहा हूँ जो। लेकिन हाँ, अगर आपका जैसे कि कोई स्किल्स बेस है तो वो तो फिर आपका एक होता है, हर किसी का अलग अलग डिफरेंट है, आपको स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, उसमें तो टाइम जाता है। हमारा ऐसा है कि 24 घंटे आपका दिमाग बस चलते रहने, ओपन रहना चाहिए, अपने कहते हैं ना नाक कान सब कुछ खुले रखो अपना, कहीं से भी आपको एक होता है ना कंटेंट निकल के चला आता है। तो आपके हिसाब से कौन सा कंटेंट चलता है? मेरे हिसाब से तो एंटरटेनमेंट सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है आज की डेट में, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो, प्रैंक्स हो, या कॉमेडी वाइन्स हो, शॉर्ट स्टोरीज हो, यही चीज़ें ये बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। आप नहीं करना चाहोगे स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह ट्राई? नहीं, स्टैंड अप कॉमेडी इसीलिए नहीं करना चाह रहा मैं अभी, क्योंकि आज की डेट में ना एक लोगों ने एक मिथ कह लो उसको वो बना लिया कि अगर सपोज जैसे आज की डेट में स्टैंड अप कॉमेडियन में जाकिर खान है, हर्ष गुजराल, काफ़ी सारे लोग हैं, बस्सी है, बहुत सारे लोग ये सब चल रहे हैं। तो ये है कि भाई अगर मैं उनके जोक्स देख के, वायरल वीडियोस देख के मैं अगर आया हूँ तो वो कोशिश करते हैं कि हमें वो बंदा मिले, वो एक उम्मीद से लेके जाते हैं। आज की डेट में ना मैंने बहुत कम ऐसा देखा है कि जो रॉ मटेरियल जो टैलेंट निकल के आता है ना, लोग उसको सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम करते हैं। तो मैं अगर स्टैंड अप कॉमेडी कभी करूँगा भी ना, तो पहले मैं खुद अपने चैनल पे स्टैंड अप एक वीडियोज़ या जोक वाली वीडियोज़ में डाल के ट्राई करूँगा, उसके बाद में देखूंगा, ताकि मुझे वहाँ जाके एक होता है ना व्यूज़ के लिए वहाँ गिड़गिड़ाना पड़े टिकट्स के लिए कि भाई लोग आएंगे, वो सब चीज़ें। मतलब ये वो एक वैसा ये नहीं कि भाई लोग सोचेंगे एरोगेंट है, एटीट्यूड है, वो वाला नहीं, लेकिन एक होता है ना, मुझे पता है, मैंने वो फेस देखा है, मैं स्ट्रगल प्रैंक्स वाला मैं बहुत कर चुका, तो ऑब्वियसली बात है जब मैं इतना स्ट्रगल कर चुका हूँ, मैं इतना प्रैंक्स में इतना नाम बना लिया है, तो मैं फिर जाके वहाँ जीरो से क्यों स्टार्ट करूँगा? वहाँ अपना चैनल है, अपना बेस बना। यूट्यूबर की सबसे बड़ी पॉजिटिविटी तो यही है, अपने पास चैनल है, जो आप में टैलेंट है डालो वहाँ पे, क्या जरूरत है किसी और के यहाँ जाने की। ये तो है। तो फर्स्ट टाइम आपको ऐसा रियलाइज कब हुआ कि मैं फेमस हो गया? एक दो, अब मैं पता नहीं रिलेटिव्स के लिए बोलूँ ना बोलूँ कुछ रिलेटिव्स के लिए मत बोलो, वो रियलाइज वही हुआ था ना मतलब उनके लिए वैसे नहीं बोल रहा मैं, ये क्या कर रहा है, उनका इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं खाली। मतलब कुछ ऐसे रिलेटिव्स थे, मतलब दूर के रिलेटिव, ऐसे नहीं कि खास में चाचा था वो, मामा इनमें नहीं, दूर के थे। मतलब वो उन लोगों से मेरी बात रेयर होती थी, बहुत कम होती थी बातें। फिर वो शायद मेरे को माइंडसेट का फ़र्क है, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, थोड़ा सा कम पैसे वालों को, या जो क्योंकि हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो ज़्यादातर अब तो खैर इतना नहीं होता, पहले होता था और शायद होता होगा कहीं ना कहीं कि भाई आज अगर मैं सपोज मैं करोड़पति हूँ ना, तो मेरे यार दोस्त आपको ज़्यादातर करोड़पति या लखपति यही लोग दिखाई देंगे, ठीक है। तो एक पता नहीं क्या माइंडसेट बन गया लोगों को, तो हम लोगों से ऑलरेडी वो कटते थे, तो बातचीत ज़्यादा नहीं होनी वो नहीं। जब मैं फेमस हुआ था, मतलब प्रैंक्स मेरे बहुत ज़्यादा वायरल होने लगे थे, मिलियंस में वीडियो जाने लगी थी, तब उन्होंने, उनके घर में कोई फंक्शन था, मुझे फंक्शन याद नहीं आ रहा क्या था, स्पेशली फ़ोन करके, जिसका मतलब मैं नाम नहीं बताऊँगा, सपोज जैसे आपकी अगर
बर्थडे है आपका सपोज, तो आपने भी फ़ोन करके बुलाया, आपके मम्मी पापा भी ने स्पेशली फ़ोन किया जो मुझसे कई कई महीने तक बात नहीं करते थे, उन्होंने भी किया, सबने फ़ोन भी किया। फिर जब मैं वहाँ गया प्रोग्राम पे तो वहाँ स्पेशल बर्थडे का तो देखेंगे, जो मेन बर्थडे जैसे आपका बर्थडे तो इतना पोस्टर लगा होता है, बाहर एंट्रेंस पे सबसे मेरा पोस्टर लगा रखा था, मेरे चैनल का नाम लगा रखा था, मेरा फोटो लगा रखा था। तो मैं समझ गया था कि बाबू ये फेम का गेम है। तो वहाँ लगा था कि हाँ भाई चलो फेमस हो गया। और वो रिलेटिव नहीं कहूँगा मैं, फ्रेंड सर्कल में कह लो वैसे कहूँगा। पता चला मेरा कोई रिलेटिव कोई यार किसकी बात कर रहे हैं। आपकी इतनी बड़ी टीम है और आपकी फैमिली भी है, आपको शूट्स भी करने हैं, आपको अपनी फैमिली का भी देखना है। एक टीम में, आपकी टीम में ऑलमोस्ट 6 to 7 आर्टिस्ट हैं, तो आप इन सबको कैसे मैनेज करते हो? मतलब आपका माइंडसेट कैसे ऐसे चलता है कि हाँ अभी इसको ये उसको वो ऐसे करके? देखो टीम में ना, मैंने वही बताया कि जो अगर आप टीम को साथ लेके चलते हो ना तो साथ वाले लोग आपको समझ जाते हैं या आप उनको समझने लगते हो। आप ज़्यादातर लोग क्या कोशिश करते हैं कि जैसा मैं हूँ वो हर कोई दूसरे को वैसा बनाने की कोशिश करता है। मैं क्या अंडरस्टैंड करता हूँ, अगर ये है इसकी ये वीकनेस है ना तो मैं उसके साथ उसमें डल जाता हूँ, तो क्या आपसी तालमेल बन जाता है फिर। ठीक है, तो ये टीम में ज़्यादा तालमेल बनाने की कोई बड़ी बात नहीं है। आप बस लोगों को समझो, उनके साथ अंडरस्टैंड करो, भाई इसकी ये प्रॉब्लम है, उसमें उसके साथ रहो, ठीक है, तो बंदा अपने आप अंडरस्टैंड कर जाता है। तो मेरे काम को लेकर मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और रही बात फैमिली की, फैमिली का ये होता है कि चाहे आपके माँ बाप हो, माँ बाप तो कभी भी देखो हमेशा यही चाहेंगे कि बंदा ऊपर उठे, चाहिए भाई कहीं भी। मेरा ये ऐसा काम है कि हम लोग अब जैसे मैंने बताया ना वाइन स्टोरी भी करते हैं, मैं ज़्यादातर हर महीने मेरा बाहर का कहीं ना कहीं लगा रहता है शूट के लिए जाने का। तो फैमिली को तो पता चल ही गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाई मेरी वाइफ भी है, मेरा बच्चा है, तो वाइफ अंडरस्टैंडिंग है। काफ़ी सालों से हम लोग मतलब बाहर मैं जा रहा हूँ, मतलब अब से नहीं, मैं 2009-10 से जब भी मैं जैसी जॉब करने लगा था तभी से रियल एस्टेट का काम मेरा ऐसा था, बाहर बाहर मैं जाता रहता था अलग अलग सिटीज़ में। तो वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, उनको पता है कि भाई इनका काम है, और ऐसा नहीं है कि भाई मेरा हस्बैंड कोई गलत चीज़ कर रहा है बाहर जाके, उनको पता रहता है सारी चीज़ें। तो मेन वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो इसके लिए मुझे ना वहाँ से भी टेंशन फ्री हो एकदम, मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी। मैंने बोल दिया मेरा काम। हाँ, कोई ज़रूरत ही नहीं मुझे, मैंने कुछ भी बता के, मैं यहाँ भी बता के आया हूँ कि मैं एक जगह जा रहा हूँ, खत्म कहानी। फ़ोन ही नहीं आएगा अपने आप, ठीक है, उनको पता रात में जब फ्री हो जाए बंदा कर लेगा, वो कोई इमरजेंसी काम पड़ गया तो आ जाता है कॉल। तो ऐसा नहीं है कि पीछे पड़ जाते हैं ना बहुत से लोग, तो वो कुछ नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। मैंने बोल दिया मैं 5 दिन बाद आऊँगा, ठीक है। हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि मैं अभी पिछली बार मुंबई गए थे, हमारा कुछ ऐसा था कि 1 हफ्ते में आने वाले थे, लेकिन वहाँ 3 दिन और एक्स्ट्रा लग गया, वहाँ 2 दिन शूट नहीं हो पाए थे हमारे। तो वो पूछने की नहीं कि ये नहीं, ये डेट यही बोली थी, अभी आना है या वैसे आना है। इमरजेंसी हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग है, तो उसमें मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। सही बताऊँ तो ना मुझे अपने काम की तरफ, ऑफिस टीम की तरफ से, ना मुझे फैमिली की तरफ से। मतलब आप एकदम टेंशन फ्री हो? हाँ, टेंशन फ्री रहता हूँ, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता? नहीं, मेंटली किसी प्रेशर में जाते? मेरी टीम के, फैमिली के बाहर और टीम के बाहर के जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। अब तो मैं देख रही हूँ कि आपका बेटा भी पीछे पीछे आ रहा है आपके। हाँ, वो भी अभी तो क्या, मैं थोड़ा सा अभी मैं बीच में मैंने पिछले साल कोशिश करी थी कि उसको भी ले आता हूँ, लेकिन फिर मैं सोचा कि यार अभी ये वो टाइम ऐसा है कि मैं खुद ही गलत कर रहा हूँ कि बच्चे को ना अभी वो टाइम है कि उसको खुद से अपनी चीज़ें एक्सप्लोर करने का, कि उसका क्या मन है। हालांकि देखा उसका मन मेरी लाइन में ज़्यादा है, वो भी मेरी तरह बकचोदी करता है, तो वो इसी फील्ड में ज़्यादा आना चाह रहा है। तो देख रहा, मैं सोचा चलो कुछ टाइम और देते हैं खुद से, जो बच्चे का जो मन होगा वो करने का। अगर इस फील्ड में है तो मैं इसी में मतलब धीरे धीरे करके उसके साथ भी शूट वगैरह करते हैं। हाँ, नहीं पापा बिजनेस नहीं मिलेगा, अपना ही करेगा, बिजनेस तो अपना ही करना है जो करना है। बस आइए कि आप एंजॉय कर रहे हो अपना ये फेमस होना, लोग आपको, आप कहीं जाते हो कहीं पे भी शूट करने तो आपको वहाँ पे लोग जानते पहचानते, मतलब बहुत मस्त एंजॉय कर रहे हो। हाँ, नहीं एंजॉय करा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि लोग सब देख के सोचे कि यार ये तो बड़े मजे मार रहा है, ऐसा नहीं है। देखो टेंशन तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, बहुत पर्सनल लाइफ भी हमारी ऐसी है, मतलब पर्सनल ये नहीं कह रहा कि फैमिली की तरफ से, लेकिन काम जैसे अप्स एंड डाउन होता है हमारे, बहुत सारी चीज़ें पूरी। अगर मान लो अगर आज मेरे पास 25 लोगों की 20 लोगों की टीम है, आज तो खैर हमारे पास 8-9 लोग बचे हैं, एक टाइम में मेरे पास 40-50 लोगों की टीम थी। तो जब टीम होती है तो आपको पता है सारे एक्सपेंस भी होते हैं, सबको मैनेज भी, मैंने बताया तालमेल बना के चलना पड़ता है। अब तालमेल ऐसे थोड़ी बन जाता है, मैंने आपकी प्रॉब्लम समझ ली, ठीक है, मैंने सुन लिया तो तालमेल बन गया मेरा आपका। मुझे आपके साथ बैठना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन जब मेरे साथ 30 लोग होंगे तो 30 का आपस में कैसे तालमेल मिलाओगे आप, क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स हर जगह होती है, वो फैमिली तक में होती है, फ्रेंड्स में होती है, तो टीम में क्यों नहीं होगी, कंपनी में क्यों नहीं होगी। तो उसकी बहुत सारी टेंशन होती है चीज़ों की। भाई कई बार ऐसा होता है कि आज हमने शूट करने जाना था, लेकिन आज पूरा दिन ही हमारा किसी का सपोज आपस में कहीं 2 लोगों का, 2 या 4 लोगों का टीम का किसी का बसड़ हो गई आपस में, वहाँ बैठ के उन चीज़ों को सुलझाना, तो टेंशनबाजी बहुत है। लेकिन अब मैं रिलैक्स हूँ, क्योंकि मुझे पता है इससे जब मेरा भी बीच में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया था प्रैंक्स वगैरह का, इन सब चीज़ों का, कि इससे नीचे अब क्या ही जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि जब हम एक बात कर रहे थे कि हम कुछ भी बना के डालो, कुछ भी करो। मैं अगर प्रैंक वीडियोस कर रहा हूँ, कुछ भी शूट कर रहा हूँ, अपना कंटेंट दे रहा हूँ, तो लोग मेरे से अब कुछ ले ही नहीं सकते, इससे आप क्या लेंगे।
भाई मिलियन थे, 10 मिलियन व्यूज गए, 30 मिलियन, इतने मिलियन व्यूज जाते थे। अब क्या हो गया, अब 10,000 आ रहे हैं, 1 लाख आ रहे हैं, कोई बात नहीं, व्यूज तो आ रहे हैं ना, लेके तो मेरे से कुछ जा ही नहीं रहा। तो अब मैं मस्त हो गया हूँ कि ठीक है, अब मैं एकदम डाउन पे हूँ, अब इससे ऊपर ही जाएगा, माइनस में तो कभी जाता ही नहीं है यूट्यूब। व्यूज आपने कभी भी देखेंगे माइनस में नहीं जाता ना यूट्यूब का, ये तो फैक्ट है। तो प्लस में ही जाना है, प्लस ऊपर बढ़ेगा अब आगे, तो इसलिए मस्त हो गया हूँ मैं, एंजॉय कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ। और मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी कि जैसे आपके अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना हाँ, चाहूँगा, मैं ना हर एक जितने भी पॉडकास्टर हैं जो लोग ये चीज़ें पूछते हैं, जी, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि जो भी आप क्वेश्चन पूछते हो ना, जी। वो एक बार ही में पूछ लिया करो। अच्छा। क्योंकि हमें डर लगा रहता है कि मुझे अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। नहीं वो बड़ा जो पॉज लेते हैं ना कि आपसे नहीं, मैं तो बल्कि बहुत अच्छी बात आपसे पूछने वाली थी कि जो अभी अपकमिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब जैसे मैं भी अभी ट्राई करूंगी धीरे धीरे इन्फ्लुएंसर बनने की, जो मेरे कैमरा के पीछे टीम है, जरा वो ध्यान से सुन ले, मैंने भी इन्फ्लुएंसर बनना है, तो उनके लिए क्या एडवाइस दोगे आप? एडवाइस मैंने बताया ना आपको कि आपको जो स्किल अपने अंदर लगती है, आपको लगता है कि आप लोगों को हंसा अच्छा सकते हो, या आपको लगता है कि आप लोगों को किसी चीज़ के बारे में जानकारी, जैसे कि जो टेक यूट्यूबर्स होते हैं या आजकल सोशल ऑनलाइन आजकल तो स्टडी भी चलने लगी है, आपको जो लगता है अच्छा कि भाई मैं इस फील्ड में या इस चीज़ में मैं अच्छा कर सकता हूँ, भले ही ये नहीं अच्छा करने का मतलब ये नहीं है कि सपोज मैं आज कहने लग जाऊँ कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी करूँगा तो फिर मैं जाकिर खान से ही बढ़िया करके दिखाऊंगा मैं वो नहीं कह रहा। मेरा लेवल है कि भाई ठीक है, मैं भले ही 2 जोक मार के लोगों को हंसा सकता हूँ, मेरी वो सबसे प्लस पॉइंट है मेरा, तो मैं वही करूँ, और मैं करके वो एक होता है ना, आप कूद जाओ फील्ड में, डालो वीडियोस डाल दो, बस सोचना नहीं है कुछ भी कि चलेगा नहीं चलेगा, लोग कंपैरिजन करेंगे, गालियाँ देंगे। स्टार्टिंग में लोग गालियाँ देते रहते हैं, गालियाँ धीरे धीरे करके वो तालियां में कब बदल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको पंचुअल रहना है बस। अच्छा, तो अभी आप बता रहे थे कि टीम से आपको कोई टेंशन नहीं है ना, फैमिली से कोई टेंशन है, मेंटली आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होते हो, तो कभी तो ऐसा हुआ होगा कि किसी पार्टनर ने, जिनके साथ भी आप काम कर रहे हो, या दोस्तों में किसी ने आपको डिच किया है? हाँ मतलब वो तो लाइफ का है, मतलब साइकिल है, एक अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं कि भाई जो लोग आपके साथ में आज है ज़रूरी नहीं कि वो आगे भी रहेंगे, आने वाले कल में भी रहेंगे, और या जो हो सकता है जो आज आपके साथ नहीं है वो पता नहीं कल परसों कब आपके साथ जुड़ जाए। ये तो साइकिल एक लाइफ में चलता रहता है। हाँ, मेरे साथ के है, ठीक है, ऐसा नहीं है, मेरे काफ़ी, मतलब मैं बता नहीं, जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से 2009 से मैंने जॉब स्टार्ट करी थी, 9-10 में मैंने करी, और उसके बाद फिर मैंने 11 से मैं अपना काम कर रहा हूँ, कभी मैंने जॉब ही नहीं करी उसके बाद। तो लोगों से मेरा मार्केटिंग का, सेल्स का काम रहा था शुरू से ही, और बाद में भी जॉब करी थी वो भी मार्केटिंग की थी, तो लोगों से इंटरेक्शन बहुत होता था। तो उसमें मेरे को ना स्टार्टिंग में ही ये कह लो कि एक होता ना कि इंसान सबसे पहली बात तो अपनी चीज़ें अपने घर से सीखता है। मैंने अपने पापा से बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं, लोगों से बात करने का मतलब एक तरीका जो होता है ना, मेच्योरिटी जो आती है, वो मेरे को घर से आ गई थी। फिर मेरा काम ऐसा रहा शुरू से बाहर घूमने का, अलग अलग सिटीज़ में जाने का, लोगों से मिलने का, कि वो मेच्योरिटी आ गई थी लोगों को समझने की। लेकिन मेरे में एक आदत ये भी है, वो चाहे मेरे घर से समझ लो, वो पुराने जीन्स में है कि भाई हम चीज़ों को ना टॉलरेट करते हैं, कोशिश करते हैं अंडरस्टैंड करें। टॉलरेट मतलब ये नहीं कि सहना, मतलब कि अगर मैं जैसे बताया कि अगर मुझे आप में कोई कमी लग रही है तो ये नहीं कि मैंने आपको टीम से बाहर ही कर दिया, मैं उस कमी को कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, कोशिश करूँगा दूर करने की। लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती है जो आप किसी की दूर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लो सपोज किसी को XYZ में, मान लो सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है सपोज, तो मैं उसको मना कर सकता हूँ, लेकिन उसका एज अ गार्जियन तो बन नहीं सकता कि छुड़वाई दूँ थप्पड़ में, जो चीज़ आपसी भाईचारे में भले ही 2 बार बोल दूंगा। लेकिन अगर कोई कर रहा है, ठीक है, कोशिश करूंगा कि उसकी कम करवा के और उसकी ऐसी हैबिचुअल आदत डालूं कि उसकी उस आदत का फर्क मेरे काम पे ना पड़े। तो ये हमारी आदत है कि मेरा पुराने पार्टनर्स के साथ रहा कि भाई अगर मान लो मुझे आज लग रहा है कि ठीक है, हमारा स्टार्टिंग में हमारा जैसे कि मैंने बताया तालमेल बहुत अच्छा रहता था, वो तालमेल के अकॉर्डिंग ही एक होता है ना, वो असर आपके काम पे भी दिखता है। अगर आपके पार्टनर्स में अच्छी बॉन्डिंग है तो फिर क्या है कि आपको ना किसी और चीज़ पे ध्यान लगाने की ज़रूरत ही नहीं, आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान लगाना। आपको कुछ नहीं समझना कि भाई मेरा पार्टनर किसी 10 लोगों के साथ बैठा होगा, वहाँ पता नहीं क्या बातें होंगी, 10 तरह के लोग मिलते हैं, कोई क्या कहेगा मेरे बारे में, क्या बातें बोलेगा, को आप फ्री हो कि हाँ ठीक है हमारी आपस में बनी हुई है, कुछ भी बात होगी हम आपस में बात कर लेंगे। लेकिन जब वो डिफरेंसेस आने लगते हैं, चाहे वो दोस्ती की बात हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे आप पार्टनरशिप की बात करें, अगर वो जैसी डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो क्या है आपका दिमाग ऑटोमेटिकली काम से हट के वहाँ लगने लग जाएगा। हाँ जी। कि यार आज सपोज कोई टीम में नए बंदे आए या 2 बंदे नए आ गए जिन्होंने मेरे बातें में कुछ भी जैसे
जैसे लड़कियों आपस में होता है, बिचिंग करते हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ बात बोल दी, तो मुझे ये टेंशन लगी रहेगी कि यार अब वो क्या सोच रहा होगा, कहीं वो मेरे बारे में गलत ना सोच ले। एक तो मेरे अंदर ये बड़ी आदत है वैसी है कि मान लो मैं सपोज़ कहीं जा भी रहा हूँ, सपोज़ मैं आज आपके पास आ रहा हूँ और मुझे किसी काम से मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, तो मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग जाऊँगा कि यार कहीं स्मृति मेरे बारे में ये ना सोचने लग जाए कि यार भैया तो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, इन्होंने मना क्यों कर दिया, या ये बहाना मार रहे हैं। तो पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में। तो वही असर फिर हमारे काम पे दिखता है कि भाई मुझे फिर ध्यान लगाना पड़ता है कि यार वो ऐसा ना सोच रहा हूँ, मुझे उसे भी क्लैरिफाई करना है, चीज़ें तो सोचनी है। हालांकि ये नहीं सोचनी चाहिए कभी भी, इतना मत सोचो अपने बारे में। अब मैंने हालांकि कोशिश की है कंट्रोल करने की कि अपने आप को क्लैरिफाई मत करो। अब जैसे हो आप सही हो, क्योंकि आपके साथ रहने वाले लोग आपके जैसे, मैं दूसरों की आदतें समझ रहा हूँ, दूसरा भी तो समझेगा ना मेरी आदत कि हाँ इनकी तो भैया की आदत ये है, ठीक है, कि ये कभी किसी को धोखा नहीं देते या गलत चीज़ ऐसी करने को बोलते ही नहीं है, या कभी किसी को इस वे में भी धोखा नहीं देते। कभी मैंने कोई प्रॉमिस किया और वो कहीं ना कहीं से ब्रेक हो गया, तो कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। तो वो रीज़न, अगर मैं आपका रीज़न अंडरस्टैंड कराऊँ तो आपको भी करने की ज़रूरत है, यही तो होता है आपसी तालमेल। तो ऐसे वो तालमेल नहीं बना था लोगों के साथ, ठीक है, तो फिर अपना अपना रास्ते अलग हो गए। तुम अपना काम करो, अपना काम कर रहे हैं। तब उनकी वजह से आपको लॉस तो फेस करना पड़ा होगा। उस टाइम भी आपका हार्डेस्ट चैलेंज क्या था? हाँ, सबसे बड़ा देखो, जब आप पूरी टीम मैनेज कर रहे हो तो, कंपनी चला रहे हो तो, और पार्टनरशिप में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है, सबसे पहला इशू तो वही आता है, फाइनेंशियल इशूज आते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक होता है ना, आपका जो पूरा साइकिल जो चल रहा है वो टूट जाता है। दूसरी बात, फिर आपको अगर एक नया कोई सेटअप, कोई भी चीज़ें करनी है तो उसके लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ वो आते हैं। तो मेन तो वही था फाइनेंशियल इश्यूज़ का। और दूसरी बात, फिर एक इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब आप, अगर आज मेरे साथ सपोज 10 लोग हैं, 10 में से अगर कल मैं आगे सक्सेसफुल हूँ तो वो 10 ही 50 बन गए, लेकिन जैसे ही मेरा डाउनफॉल आना शुरू हुआ 50 की जगह सिर्फ 5 रह गए हैं। तो उस टाइम पर मुझे भले ही फाइनेंशियली मतलब सपोर्ट लेट मिल जाए, लेकिन इमोशनल सपोर्ट जो दोस्ती से या लोगों से मिलता है, अपने लोगों से, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो उसकी भी खैर मैं इतना नहीं कहूँ, मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जो मेरे कुछ गिने चुने मेरे यार दोस्त हैं जो मेरे साथ में थे, और सबसे बढ़िया जैसे मैंने बताया मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है मेरे साथ में, तो ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं कोई। मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपका जो सर्कल है, एक जो टीम बनी है अब, वो हमेशा आपके साथ है। तो इन केस अगर जो बाकी के हैं जिनके साथ आपकी नहीं बनी, तो आप उनसे कैसे बैक स्टेप लिया आपने? कुछ नहीं, मैं बताऊँ, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मेरी अगर आपसे आज लड़ाई, मतलब लड़ाई इन द सेंस ऐसा तो नहीं है, हाथापाई तो कोई ऐसी होती नहीं है। मगर अगर हमारा माइंडसेट एक तरफ नहीं चल रहा है, हम एक दोनों साथ में मिलकर एक रास्ते पर नहीं चल पा रहे, तो ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा उसका कभी शक्ल ही नहीं देखूंगा। मैं मिलता हूँ तो सबसे ऐसे मिलूंगा कि कोई कह नहीं सकता कि हम लोग दोस्त नहीं है, दोस्त बन के रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ ये कि वो जो बैठना उठना होता है साथ में दोस्ती वाला, वो बंद कर देते हैं, और अपना प्रोफेशनल जो अपना काम है अपना अलग, वो हम अलग कर लेते हैं, ख़त्म। ऐसा नहीं है कि भाई उसके बारे में फिर खुन्नस सिखा के रहनी है कि नहीं मुझे उससे उसकी शक्ल नहीं देखनी कभी, तो ऐसा कभी कुछ सोचता ही नहीं मैं इन चीज़ों के बारे में। तो कोई भी आपकी टीम में आता है या वैसे आप किसी से भी मिलते हो, तो आप लोगों में सबसे पहले नोटिस क्या करते हो? मैं सबसे, पता नहीं क्यों, मैं मैच्योरिटी बहुत देखता हूँ लोगों में ना कि ये मैच्योर कितना है बंदा, तो मैं फिर उसको उस हिसाब से फिर मैं डील करता हूँ। कि बहुत से, मैंने बताया ना, हर किसी का माइंडसेट उस तरीके का नहीं होता कि भाई आज अगर किसी चीज़ को मैं लेके सीरियस होकर बात करूँ, ज़रूरी नहीं कि दूसरा बंदा सीरियस होगा। हाँ, काम को लेके ज़रूर सीरियस रहना चाहिए, लेकिन आप कोशिश करो कि हर टाइम जैसे आप सीरियस रहे तो सामने वाला भी ऐसा रहे। जैसे कि अगर आप मुझे अभी बात कर रहे हो या काम की अगर बात करोगे, मैं पूरे दिन सीरियस रहूँगा, लेकिन हो सकता है शाम को, रात में, जब भी हम लोग अगर फ्रेंड्स लोग बैठे होंगे, तो उस टाइम पर फिर मेरे से ज़्यादा फनी या फालतू की बातें करने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। और दूसरों से क्या उम्मीद रखते हो आप अपने लिए? बस लॉयल्टी, और कुछ नहीं। दोस्ती है जिसके साथ दोस्ती बना के रखो, भाईचारा है भाईचारा बना के रखो, बस लॉयल्टी चाहिए, तो और कुछ नहीं चाहिए। साथ में अगर हम हैं तो साथ में रहें। कल को मैं ये नहीं कह रहा कि जो साथ में वो हमें ज़िंदगी भर ही साथ में रहेगा। बहुत सारी कई बार ऐसा होता है मैं फैमिली की वजह से या अपने कुछ भी किसी भी तरह के और इशू की वजह से मैं अलग भी होना पड़ता है, दोस्तों को भी, पार्टनर्स को भी, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग से, आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग होने को, उसी को लॉयल्टी बोलते हैं। कि भाई ठीक है, मेरे घर में कोई दिक्कत होगी तो मैंने आपको चीज़ें समझा दी कि ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम लोग काम अलग कर रहे हैं। तो इसका मतलब थोड़ी दोस्ती खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर बार पार्टनरशिप ब्रेक वो लड़ाई की वजह से नहीं होती है। तो बस वही मैच्योरिटी, वही लॉयल्टी चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। और आप वन साइडेड फ्रेंडशिप के लिए क्या बोलना चाहोगे? होती नहीं वन साइडेड फ्रेंडशिप, मतलब अगर पता लग जाता होगा कि यार सामने, हाँ आराम से पता लग जाता है। मैं बता रहा हूँ। और आप उनके लिए क्या सॉल्यूशन निकालोगे, उनके साथ कैसा ट्रीट करोगे? मतलब
कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपके साथ कोई वन साइड दिखा रहा है तो सामने आप भी देखो, ये दुनिया है, आप हमेशा पूरे एकदम अच्छे बन के रहोगे वो भी नहीं चलेगा। आपको पता है कि ये सामने वाला बंदा आपसे प्रॉफिट के लिए, आपके काम के लिए मिल रहा है, तो आप भी उससे सामने मिलके हंस खेल के बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्माइल फेस पे रख के बात करो, उसके अलावा भूल जाओ, उसके बारे में सोचो ही मत। मैं हालांकि ऐसा हूँ कि मैं कभी किसी उसका भी बुरा नहीं सोचूंगा कि कोई अगर वैसी चीज़ें भी कर रहा है मेरे साथ कुछ भी है, लेकिन हाँ ये कि सामने मिले, हाय हेलो हुई, उसके बाद हट जाओ अलग उन पे, क्योंकि उनके साथ जितना आप टाइम बिताओगे तो आपके अंदर भी नेगेटिव चीज़ें, वैसी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि कहते हैं जो इंसान वैसा होता है वो आपको कोशिश करता है वैसे ही कन्वर्ट करने की। तो वन साइडेड फ्रेंडशिप पहली बात तो होती नहीं है, फ्रेंडशिप दोनों तरफ से होती है, तभी वो फ्रेंडशिप कहलाएगी। आज आप और हम अगर दोस्त बनेंगे वो तभी बनेंगे जब आपके अंदर भी दोस्ती वाली फीलिंग होगी, मेरे अंदर भी फीलिंग होगी। अगर मेरे अंदर ये होगा कि नहीं यार इसका काम अच्छा है या इसके पास पैसे हैं, पैसा बहुत अच्छा है इसलिए मैं इसका दोस्त बन रहा हूँ, तो फिर वो दोस्ती हुई नहीं ना, वो तो सिर्फ नाम है एक बस कहने का कि हम दोस्त हैं, लेकिन एक्चुअल में दोस्त नहीं है। तो आपने खुद को लेकर क्या सीखा है? खुद से तो मैंने कुछ नहीं सीखा ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सीखने को मिले। मतलब अभी तो देखा जाए तो हाँ मैंने यही सीखा है कि जल्दी से लोगों पे ना भरोसा नहीं करना चाहिए, कोई भी हो आपके साथ का, चाहे वो आप अपनी दोस्ती में कह लो या आपकी जो ये क्या बोलते हैं रिलेशनशिप में कह लो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली किसी भी चीज़ में, तो भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोगों को पहले परखो, जानो, साथ में रहो, टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के, तब आप जान पाओगे। और जब आपस में अंडरस्टैंडिंग बनने लग जाएगी तब आपका कोई भी रिश्ता हो उनके साथ, प्रोफेशनल हो पर्सनल हो, वो सब आगे तक बहुत आगे तक जाएगा। वो रिसेंटली ऐसा कुछ जो आपने उम्मीद ना की हो लेकिन वो हो गया? आजकल तो सब उल्टा ही हो रहा है मतलब एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो तो? काम को लेके ही था कि मतलब मैं उम्मीद तो मेरी शुरू से यही थी भाई, अब कभी को ये तो उम्मीद लगा के रहेगा नहीं ना कि आज हम साथ में काम करें, मेरा इतना अच्छा नाम चल रहा है, कंपनी चल रही है कि ये कल को डूब जाएगी, तो ये तो कोई उम्मीद खैर कभी कोई करता ही नहीं है। लेकिन हाँ ये कि सारे काम जो साथ में पुराने दोस्त थे जिनको लगता था कि भाई हम लोग एक होता है ना भाईचारे की तरह, भाई की तरह रहते हैं, कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आज जो है एकदम से सब लोग अलग अलग हो जाएंगे या हम अलग जाके काम करना पड़ेगा। और फिर रही बात मेरे काम में, जैसे आजकल हम लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इन पे काम करते हैं, तो बहुत सारे चैनल एक साथ डाउनफॉल आ जाना, चैनल बंद हो जाने, वो बहुत बड़ी चीज़ थी, इनकी उम्मीद नहीं करी थी मतलब। और लास्ट ईयर से इस ईयर में क्या डिफरेंस है? लास्ट ईयर ये था कि मेरा डाउनफॉल उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, उसके बाद अब ये है कि थोड़ा सा उस टाइम में नेगेटिविटी थोड़ी सी आ जाती है, लोग एक होता है ना कि यार अब अकेले से पड़ गए, वो चीज़ें हो गई। अब क्या है कि अब मेरा एक सर्कल बन चुका है अपना आपस में अपने दोस्तों का, ठीक है, पर्सनल प्रोफेशनल सारी लाइफ मेरी उनके साथ स्पेंड होती है, घर पे फैमिली है, बस अब एक पॉजिटिव है कि बस अब काम ही करना है बस। और आपने इस पूरे रूटीन में मेरा नाम एक बार भी ले लिया, कोई बात नहीं, मैं आपसे फिर भी पूछूंगी कि तो तुमने लेकिन पॉडकास्ट में आपका सबसे फेवरेट पार्ट क्या था? सबसे फेवरेट तो यही था कि भाई ठीक है, जो हमारे साथ कभी काम करती थी लड़की वो हम पॉडकास्ट करने लगी है, कुछ अच्छा कर रही है, तो चलो देख के अच्छा लगता है कि हमारे साथ वाले आगे कुछ बढ़िया कर रहे हैं और आज हम उन्हीं के साथ बैठ के अपना पॉडकास्ट दे रहे हैं, तो इतना ज़्यादा वो एक होता है ना क्या बोलते हैं उसको, एम्बेरसमेंट नहीं लगती किसी नए बंदे को हम अपनी चीज़ें बता रहे हैं, हमें पता है इसको तो पता ही है इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो मुझे नहीं पता था, जैसे आपका स्टार्टिंग करियर, मतलब ये स्टार्ट कैसे हुआ, आपका इंटरेस्ट कैसे आया, ये सब मुझे नहीं पता था। ये आपने मुझे भी बताया और अपने फैंस को भी बताया आपने, क्योंकि लोगों ने आपको सिर्फ ब्लॉगिंग करते, प्रैंक करते, यही करते देखा है। ये एक जगह ऐसी है कि जहाँ पे आपने खुद अपने बारे में बताया। हाँ ये तो है, इन पॉडकास्ट के जरिए ये सब चीज़ें कि होता है ना लोगों के बारे में पर्सनली आपको जानने को मिलता है। अदरवाइज अगर हमें लगता है कोई कॉमेडियन है तो ऐसा लगता है कि पूरे टाइम हंसता ही रहता होगा, कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन हम कोई भी देखते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी होप्सो की पॉडकास्ट आगे अच्छा जाए और कॉन्ग्रेचुलेशन नए पॉडकास्टिंग करियर के लिए, रेगुलर करते रहो इसको, बस आप रेगुलर आते रहना। डन है, लेकिन रोज रोज हमें नहीं देखेंगे ना, फिर बंदे चेंज करते रहना वो तो चेंज करते रहूंगी। थैंक यू सो मच राहुल भैया कि आप यहाँ पर आए और आपने मेरे साथ एक पॉडकास्ट शूट किया। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।